वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात को उसी तनाजुर के अंदर के ईद के बाद मज़ामत होगी या मुफाहमत, लेकिन जब इंसान को बुनियादी हकूक़ ना मिल रहे हों और उसको अपना जो मेहनत करता है किसान या मज़दूर, उसकी मज़दूरी उसको वक्त पे ना मिले और मुनासिब ना मिले बल्कि उसका इस्तेहसाल हो, तो फिर ये सियासी मामलात अपनी जगह, ये मामलात मिलकर जो है कि बिगाड़ ज़्यादा पैदा करते हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है और होना क्या चाहिए, बात करेंगे। और हाफिज़ साहब, ये एक बड़ा अहम इशू है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में था जो गंदम एक्सपोर्ट करता रहे। अभी 21वां बड़ा मुल्क है जो गंदम इम्पोर्ट करता है। इस वक्त भी कोई 20 से 30 जो है लाख टन गंदम हमारे ज़ख़ीरे में पड़ी हुई है और हमारे अपने किसान की कीमत जो हमने 39 से 4,000 रखी है उस पर नहीं ख़रीदा जा रहा। तो हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गवर्नेंस और ये सारा का सारा मसला ही गवर्नेंस का, जिसकी वजह से जो है कि इतनी आवाम के अंदर भी नफरत और तअस्सुब और ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, वो क्यों नहीं ठीक से काम करता कि हम उनको ये बुनियादी हक तो एटलीस्ट दे सकें। और जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया वो भी हम नहीं दे रहे उसको। खालिद साहब, बिल्कुल आपने सही पॉइंट, लेकिन मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा। जो आपका पहला टॉपिक था चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी और बड़ा वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू था, वो जानबूझ के इंटरव्यू दिया गया था। और जिस तरह उसके अंदर सवाल आप देखें या जिस तरह का जवाब था, इसको हमें सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि जो इंडिया के जो 18 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। वो इस हद तक हो सकता है कि जिसके अंदर आप जनरलिटी के अंदर बात करें, लेकिन जब आप एडमिट करें कि हम वो काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को आप एडमिट करें और दुनिया के कई ममालिक के अंदर आपके इंसिडेंट हो, तो मैं ये समझता हूँ कि 4-5 स्टेप्स जो हैं वो फौरी तौर पे होने चाहिए। नंबर 1 ये है कि हमें जो है फौरी तौर पे जो इंडियन एम्बेसडर है इसको बुलाना चाहिए यहाँ पे, इसे डिमार्शे किया जाना चाहिए और इसे स्ट्रिक्ट टर्म्स के अंदर रिस्पांस जो देना चाहिए और इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं देते तो उसे कहना चाहिए कि जाएँ, आप अपने मुल्क के अंदर जाएँ, जब आपकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी हम उस वक्त आपसे बात करेंगे। और यही पैटर्न हमने ईरान के साथ भी अपनाया था। दूसरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फौरी तौर के ऊपर जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर हैं, उनकी मीटिंग बुलानी चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि एक ऐसा मेंस जो है, जो इंडिया जो है वो दुनिया के हर मुल्क के अंदर कर रहा है, इसको रोकने के लिए, चूँकि ये आपका जिनेवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है और ये आपका जो इंटरनेशनल सॉवरेनिटी लॉज हैं जो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए भी है। और अगर वो कंट्री करता है तो आपको इसके अंदर सेल्फ डिफेंस भी जो है वो उसी इंटरनेशनल जिनेवा कन्वेंशन 1968 है उसके अंदर अवेलेबल भी है। यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद हमें वो जो एक डिफेंस बड़ा एग्रेसिवली जाना पड़ेगा, वो भी अवेलेबल है। और तीसरा उसके बाद ये है कि हमारी सिक्योरिटी मीटिंग, चूंकि प्राइम मिनिस्टर अगर इधर नहीं है तो ईद के फौरन बाद हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो और उसके बाद इंटरनेशनल फोरम्स हो। ये इसको सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे, एक इलेक्शन मामलात के तौर पे लिया गया है, इससे नहीं लेना चाहिए, इससे हम आगे जाना चाहिए और हमारा जो फ्यूचर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब दूसरा जो आपका सवाल है गंदम का, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है वो डिसफंक्शनल है। सारी चीज़ें माफियाज के कंट्रोल में और ये माफियाज ही इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी बैठे हुए हैं। अगर किसी मुल्क या हमारे मुल्क के अंदर जो है अगर फसल की जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो कम होने लगती है तो ये ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं और वो जो मार्केट का रेट है उसे फ्लक्चुएट करते हैं। अब इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब बम्बर क्रॉप्स आई हैं और बम्बर क्रॉप्स की वजह से जो है अब रेट्स जो हैं वो 3900, हालांकि इसको बढ़ाना चाहिए था कि जब आपका जो इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, लेकिन जब उन्होंने देखा, चूंकि टाइम होता है आपके पास 10 से 15 दिन का इस सारे प्रोसेस को करने का, मार्केट के अंदर आप उसे किसी और को मौका नहीं देते। और वो उसके अंदर एक और भी वजह ये आई है कि जब आपने थोड़ा सा स्मगलिंग को कंट्रोल किया है तो वो भी माफिया थोड़ा सा वक्ती तौर पे पीछे हटा है। लेकिन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है कि अगर 3900 इसके ऊपर स्पोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट की, वो मिलना चाहिए। इसके मुतालिक अगर नहीं किसी जगह होती तो सबसे पहले जो एक्शन है वो सेक्रेटरी फूड के खिलाफ आना चाहिए, मिनिस्टर के खिलाफ आना चाहिए और उसके बाद जो है आपका जो डिप्टी कमिश्नर उसका खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है। चूंकि देखें ना कि अगर किसान फसल पैदा न करे तो फिर आपको एक डॉलर का इशू आ जाएगा जब आप बुलाएंगे। है, जिस तरह आपने कहा दुनिया का खालिद भाई 5वां बड़ा मुल्क है और 5वें मुल्क की आपकी कितनी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम अपने किसान को या अपने मुल्क के अंदर वो एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो जो कमाएंगे वो डॉलर की सूरत के अंदर बाहर लेंगे और दुनिया जाकर सही करेगी और उसके अंदर इनकी पॉलिसी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा गंदम पैदा करता है और पंजाब के अंदर ही सबसे ज्यादा ये बुरान है। 28 मिलियन टन हमारी खपत है सालाना और हमारी इस दफा जो प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 33 मिलियन टन है। इसके बावजूद हमने इंपोर्ट करके भी रखी हुई है अपने पास।
तो ये तो सरासर इस्तेसाल और पॉलिसी जो लेवल के ऊपर हमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस नज़र आ रही है। अब ना खालिद साहब क्रेडिट जाता है इमरान खान के गवर्नमेंट को, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनाया था, प्रोडक्शन वर्सेस सप्लाई और कंजम्पशन, इन सब का एक सिस्टम डेवलप किया था। जो असल पहले मैं एक छोटी सी बात का जवाब दे दूं, वजीर आजम नालायक तरीन है, मुलाजिम है बेसिकली। बाहर बैठे हो ना, तुम्हारी यहाँ वो भतीजी टिकटॉकर वजीर अला तो मौजूद है ना, सोशल मीडिया पे आगे आप जूम पे कर सकते हैं आप बैठकर मीटिंग। किसने रोका है आपको? आप जहां कहीं भी बैठे हो, मुल्क में जंगी हालात हो और आप कहें कि आपको बात ही नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे वजीर आजम का क्या लेना देना? ऐसे वजीर आजम तो घर भेजना चाहिए। तो ये नालायकी नाअहली है और देखने वाले खामोश बैठे हुए हैं। अब आए इस बात की तरफ। आपको पता है इसमें इमरान खान के दौर में ट्रैक शुगर की कंट्रोल करने के लिए एक जुडिशल कमीशन बना, हमने सिफारिशा दी, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और फिर पता लगा कि जनाब यहाँ कानून में कमी है, फूड सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट आपका वो एक्टिव ही कोई नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर। तो यहाँ वजह प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब नालायक लोग आप बिठा देंगे, जो बेवकूफ लोग बिठा देंगे इक़्तिदार में, जिन्हें अता पता कुछ नहीं है, जिन्हें ना इतना पता कि कवानीन क्या कहते हैं, उसकी वजह क्या है कि वैक्यूम बहुत है ना, कि आप नाजायज काम करते फिर रहे हैं। जब आप मेरिट पे आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ जो रास्ते छोड़े हुए हैं, शुक्र मिले आपकी वोटर है, अपना जो 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 ताजर बैठा हुआ है, ताजर के साथ आपने मिली भगत कर रखी हुई है। तो वो ऐसे मुल्क में कहाँ हालात सीखे होंगे कि जहाँ सारा कुछ मुल्क में कंप्रोमाइज पे चल रहा है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इससे। यहाँ मैं लेके गया हूँ, इस मैटर को हाई कोर्ट में लेकर गया हूँ, नोटिस हुए हैं इस इशू को, यानी महंगाई वाले इशू को भी, और अब ये वाले गंद वाले इशू को भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्ट में लेकर जाऊंगा। कि वो कोर्ट के अलावा मुझे तो नजर नहीं आता है, नहीं हो सकता। जरा कैसे साहब आपकी तरफ आता हूँ, अवामी सतह के ऊपर सियासी जमातों को, हमारे पास ये 1.5 से 2 मिनट है, कोशिश कीजिए इसके अंदर कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं अपना एजेंडे में इन चीज़ों को लेकर आती, जहाँ पे डायरेक्टली उनके आम आदमी का मसला है, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें जो हैं और इश्यूज़ के ऊपर होती हैं। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातों को जहाँ बाकी तहरीक की तैयारी करें तो इस पर क्या रोल अदा करना चाहिए? इसमें हालत साहब, ये जमात इस्लामी ने पहले भी किसानों के हवाले से स्पेशली बहुत बड़ी एफर्ट्स की हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत का जो फैसला है, इसने किसानों की कमर तोड़ दी है। और किसानों का ये जो मुतालबा है कि गंदम की कीमत जो है उसको बढ़ाया जाए, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। और जितनी महंगाई आ गई है और जितना इनपुट महंगा हो गया है, बीज से लेके ज़री अद्वियात तक, बिजली, डीजल, फ्यूल, हर तरह की चीजें जो हैं वो इतनी महंगी हैं। जबकि कैसे साहब कीमत क्या बढ़ेगी? उनको जो कीमत मुकर्रर की है वो भी नहीं मिल रही, 2500-2600 ऑफर हो रही है इसमें जो मिडल मैन है। और इसी तरह अगर पूरे मुल्क का जायजा लिया जाए तो हर जगह पर गंदम की कीमत यकसा नहीं है। ये भी एक गैर इम्तियाजी रवैया और सलूक जो है वो किसानों के साथ सामने नजर आ रहा है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हम ज़राअत के जरिए जो है वो बहुत बड़े बहरानों का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उनसे निकल सकते हैं, IMF से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों ने हमेशा किसानों के हवाले से कोई और ज़राअत के हवाले से कोई बड़ा मौसर प्लान वो पेश नहीं किया, ना ही इनको सहूलियात दी गई, ना ही इनको मुल्क की जो मसाइल में मुल्क जो गिरफ्तार है उसके हल के लिए किसानों को एक टूल के तौर पर, ज़राअत को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। जितनी भी हुकूमतें आई सब ने किसानों का इस्तेहसाल किया। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने किसानों को उनके जायज़ और भरपूर हकूक दिए हों। हम इंडिया की बात करते हैं, वहाँ देख लें, वहाँ किसानों का मसला बना और अब उनकी जो कैफियत है, उनकी जो प्रोडक्शन है, किसानों को दी गई जो सब्सिडी है वो कितनी है। और हमारा पाकिस्तान का देख लें, जमात इस्लामी के पास एक मुकम्मल प्लान मौजूद है और हम इंशाल्लाह ताला किसानों की भरपूर आवाज़ बनेंगे और किसानों के इन मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी एक बड़ा जो है रोड मैप देगी। बहुत शुक्रिया। इस प्लान को लेके किसानों को साथ लेके हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो उनके जायज़ हकूक जो है वो पूरे करें। बहुत शुक्रिया शरीफ आपका भी, और अजहर सिद्दीक साहब आपका, हाफिज एहसान साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत को डेफिनेटली अपनी तरजीहात का असर तयन करना चाहिए। और एक आम आदमी, मजदूर या किसान जो है, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मईशत की भी, ज़राअत की भी, और फिर गल्ला जो अनाज है उसमें बड़ा अहम किरदार होता है। तो इनके राइट्स के ऊपर खुसूसी तौर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।